नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और कृष्णा अकेडमी अजमेर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम अपनी पिछली कक्षा के अंदर रुधिर परिसंचरण तंत्र की चर्चा कर रहे थे और हमने उसके अंदर पढ़ा था परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र और एक बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। दोनों की चर्चा हमने कर ली थी। उसके बाद हमने देखा कि रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंदर तीन भाग आते हैं हमारे मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत। कौन कौन से? एक तो आता है ब्लड, एक आता है हृदय और एक आता है रुधिर वाहिकाएं। ब्लड की चर्चा अपन कर रहे थे और ब्लड में अपन ने ब्लड के दो प्रकार तक पढ़ लिए थे कि ब्लड दो प्रकार का होता है, एक तो शुद्ध और एक अशुद्ध ब्लड होता है। उसी के आगे अपन चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ब्लड होता है कि ब्लड के अंदर दो चीजें शामिल होती है। ये जो आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर दो चीजें शामिल है। कौन कौन सी? एक तो है आपके पास प्लाज्मा, पहली चीज तो है प्लाज्मा, और दूसरी चीज है आपके पास ब्लड वेसल यानी आपके पास रुधिर कणिकाएं। तो दूसरा है रुधिर कणिकाएं। तो एक तो है प्लाज्मा और एक है आपके पास रुधिर कणिकाएं। दो चीजें आपके पास किस में शामिल है? ये आपके पास ब्लड में शामिल है। अब देखिएगा दोस्तों, प्लाज्मा जो होता है वो रुधिर का लगभग 55% भाग होता है। यानी प्लाज्मा रुधिर का कैसा भाग होता है? 55%। और रुधिर कणिकाएं लगभग कितना भाग होती है? 45%। तो इतना भाग आपके पास क्या कहलाता है? ये रुधिर के दो पार्ट्स हैं, एक तो प्लाज्मा 55% और रुधिर कणिकाएं 45%। और उसके बाद ये रुधिर कणिकाएं जो होती है ये तीन भागों में डिवाइडेड होती है। एक तो होती है आरबीसी, एक होती है आपके पास डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स, जो अपन पढ़ेंगे अभी, प्लेटलेट्स। सभी इन नामों से चिर परिचित होंगे आप लोग, ठीक है ना, सुने होंगे आपने ये नाम, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। तो अपन को सबसे पहले क्या पढ़ना है? प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है। तो इसकी चर्चा अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग में वो अपन पढ़ेंगे आखिर ये प्लाज्मा क्या होता है, इस प्लाज्मा के बारे में सारी बातें देखेंगे। तो पढ़ेंगे अपन प्लाज्मा। चलिए, तो देखिएगा दोस्तों, प्लाज्मा जो होता है आपके पास, सबसे पहली बात, आखिर ये प्लाज्मा है क्या? तो देखिएगा, प्लाज्मा जो होता है एक हल्का क्षारीय द्रव है। हल्का क्षारीय, लगभग 7 से 8 के बीच में इसकी पीएच होती है। हल्का क्षारीय है और पीले रंग का द्रव है। कैसा रंग का है? कैसा रंग का द्रव है? एक पीले रंग का। तो सबसे पहला पॉइंट कि यह एक हल्का क्षारीय द्रव है। तो हल्का क्षारीय द्रव है। इसका रंग कैसा होता है? तो अगर मैं रंग की बात करूं तो इसका रंग जो होता है वो होता है पीला। कैसा रंग होता है? थोड़ा सा लाइट येलो होता है, हल्का पीला रंग का ये द्रव होता है। तो एक क्षारीय द्रव है हल्का और इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर, ये आपका प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के अंदर आपके पास 8 लगभग 92% से लेके 90% के बीच में क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो 92% तक, 90 से 92% तक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और आपके पास 8% से लेके 10% के बीच में क्या पाया जाता है? 8% से 10% के बीच में आपके पास पाए जाते हैं खनिज, लवण, खनिज पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, सॉल्ट्स पाए जाते हैं, और आपके पास प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स पाए जाते हैं, सॉल्ट्स पाए जाते हैं और प्रोटीन पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर लगभग 90% तो जल होता है, 90 से 92% तक, और 8 से 10% के बीच में खनिज होते हैं, लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और प्रोटीन होते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ये खनिज कौन कौन से होते हैं, इनकी चर्चा मैं बात करता हूं, आपको बताता हूं कि खनिज कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं?
जैसे आपके पास हो गया सोडियम, ये Na+ आयन, कैल्शियम, कैल्शियम 2+ आयन, Mg2+, मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो ये आपके पास पाए जाते हैं। या फिर आप बोल दो कि प्रोटीन्स, प्रोटीन हो गया, ठीक है दोस्तों। प्रोटीन के बाद में एक और होता है कार्बोनेट आयन, हाइड्रोकार्बोनेट आयन HCO3-। और क्या हो गया दोस्तों, और आपके पास हो गया कोई भी शर्करा जो होती है आपके पास, शर्करा पाई जाती है, हार्मोन्स पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, और आपके पास अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो इतनी सारी चीजें पाई जाती है, पूछा जा सकता है आपसे, इतनी सारी चीजें आपके पास इन 8 से 10% के बीच के अंदर पाई जाती है। तो प्लाज्मा एक हल्का क्षारीय द्रव है पीले रंग का। प्लाज्मा का संगठन क्या है, 90% से 92% तक तो जल होता है, और 8 से 10% के बीच में क्या पाए जाते हैं, खनिज लवण या फिर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, प्रोटीन पाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बोनेट आयन, शर्करा, हार्मोन्स, अमीनो अम्ल, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें काफी सारी पाई जाती है। ये आपके पास प्लाज्मा का क्या होता है, संगठन होता है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिएगा दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज की, और सब ध्यान से सुनिएगा कि ये प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं, तो प्रोटीन कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा अपन को करनी है। तो देखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन है, तो इसमें मुख्य पाए जाने वाले 3 प्रोटीन होते हैं। सबसे पहला आपके पास जो प्रोटीन है वो होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन। पहला प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझ लेना, फिक्स क्वेश्चन है। प्लाज्मा में पाया जाने वाला पहला प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन। अब ये करता क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो रुधिर का थक्का जमता है, रुधिर का थक्का जो जमता है, उस रुधिर के थक्के को जमाने का कार्य किसका होता है, रुधिर का थक्का यही जमाता है आपके पास। तो रुधिर का थक्का जमाना किसका काम होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है उसका कार्य होता है रुधिर का थक्का जमाना। दोस्तों इतना अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाने की प्रबल से प्रबल संभावना है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट चीज है आपके पास, अगली चीज है, अगला प्रोटीन कौन सा होता है, तो नेक्स्ट जो प्रोटीन है उसका नाम है आपके पास नेक्स्ट एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन। तो दूसरा प्रोटीन जो है वो है एल्ब्यूमिन। अभी अपन थक्का जमाने की प्रक्रियाओं को आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि प्लेटलेट्स कैसे योगदान देता है और कौन कौन योगदान देता है, सब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना प्रोटीन कौन सा योगदान देती है रुधिर का थक्का जमाने में, प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन। अब एल्ब्यूमिन का कार्य क्या होता है, तो एल्ब्यूमिन का आपके पास जो कार्य है वो है हमारे शरीर में खनिज लवणों का संतुलन करना। तो एल्ब्यूमिन का कार्य क्या है आपके पास, तो एल्ब्यूमिन का कार्य है हमारे शरीर में खनिज लवणों का क्या करना, आपके पास संतुलन करना। तो ये एल्ब्यूमिन का कार्य होता है किसका, क्या करना आपके पास, खनिज लवणों का, खनिज लवण जो भी होते हैं, जो आपके पास मिनरल्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट, उन खनिज लवणों का संतुलन रखना, नियंत्रण रखना। और इस प्रक्रिया को अपन परासरण नियंत्रण भी बोलते हैं, परासरण नियंत्रण यानी ऑस्मोसिस कंट्रोल भी बोलते हैं, ध्यान रखना ये भी वर्ड आ सकता है, परासरण नियंत्रण इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस कंट्रोल। तो परासरण नियंत्रण या ऑस्मोसिस कंट्रोल का कार्य किस प्रोटीन का होता है, एल्ब्यूमिन का होता है। और ये प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, ये प्रोटीन हमारे जो प्लाज्मा है उसके अंदर पाई जाती है। तो पहली प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन, इसका कार्य क्या है, रुधिर का थक्का जमाना। दूसरी प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है एल्ब्यूमिन, उसका काम क्या है, खनिज लवणों का संतुलन या परासरण नियंत्रण,
ऑस्मोसिस कंट्रोल। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन तीसरी प्रोटीन की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो तीसरी प्रोटीन की चर्चा अपन करते हैं। तीसरी जो प्रोटीन है हमारी, उस प्रोटीन का आपके पास नाम है, तीसरी प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन ये हमारी थर्ड नंबर की प्रोटीन है। अब आप बोलोगे कि सर इसका कार्य क्या होता है? तो ग्लोब्यूलिन जो आपके पास प्रोटीन होती है, ये प्लाज्मा में पाई जाने वाली तीसरी प्रोटीन होती है और इसका काम आपके पास होता है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करना। तो ये जो हमारा शरीर है, उस शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उस प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करती है? विकास करती है। तो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करना आपके पास? विकास करना। ये किसका काम होता है? ये काम होता है आपके पास किसका? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का, जो हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है। तो प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना। दूसरी प्रोटीन एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम है खनिज नियंत्रण का, खनिज लवणों का नियंत्रण, यानी ऑस्मोसिस कंट्रोल, परासरण नियंत्रण का। और तीसरी प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, और जिसका काम क्या है? शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करना, इम्यूनिटी सिस्टम का विकास करना। दोस्तों मैं जितना डीप हो सकता है उतना आपको पढ़ा रहा हूँ। ये क्यों? क्योंकि पटवारी का एग्जाम्स के अंदर या रीट के एग्जाम्स में, आपके कांस्टेबल में भी आजकल तो डीप लेवल पूछा जाता है। तो आपको अगर करना है तो पटवारी के लिए तो देखो आपको मतलब लट्टू जलाने पड़ेंगे अपने दिमाग के। इससे इतनी डीप तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, जब जाके पटवारी का एग्जाम क्रैक हो पाएगा आपका, क्योंकि साइंस बहुत ही अच्छी पूछी जाती है आपके पास पटवारी के अंदर। और इस बार तो आप देखना और भी काफी अच्छी लेवल की पूछी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखना, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, प्लाज्मा की मैं बात करता हूं तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? ये जो आपका प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। आपके पास कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो जो आपके पास प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर एक विषम बहुत अलग प्रकार का पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड पाया जाता है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है, आगे बताऊंगा मैं आपको। एक विषम पॉलीसैकेराइड पाया जाता है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंटी प्रोथ्रोम्बिन। एंटी प्रोथ्रोम्बिन ये इसका नाम है, या फिर इसको अपन बोलते हैं एंटी कोगुलेंट, या फिर इसी का तीसरा नाम जो आप सभी ने सुना होगा, जिसको बोलते हैं हेपेरिन। ये तो सभी ने सुना होगा। तो प्लाज्मा के अंदर एक पॉलीसैकेराइड पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट विषम प्रकार का, कुछ अलग प्रकार का, जिसका नाम है एंटी प्रोथ्रोम्बिन, एंटी कोगुलेंट, हेपेरिन जिसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों, पहले वर्ड से समझते हैं, इसका काम समझ में आ जाएगा आपको। प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है? रुधिर का थक्का जमाना। एंटी मतलब क्या होता है? एंटी, आप बोलते हो ना ये मेरे एंटी है, यानी ये मेरे विपरीत है। एंटी प्रोथ्रोम्बिन का मतलब जो प्रोथ्रोम्बिन के कार्य का विरोध करे। और ये आपका जो होता है एंटी प्रोथ्रोम्बिन, इसका काम क्या होता है? रुधिर के थक्का जमने से रोकने का। यानी हेपेरिन क्या करता है? हेपेरिन हमारा रुधिर के थक्के को क्या करता है? रोकना है आपके पास जमने से। तो इसका कार्य क्या होता है? रुधिर का थक्का नहीं जमने देता। तो रुधिर का थक्का जमने नहीं देता, तो रुधिर का थक्का जमने नहीं देता। कौन नहीं देता आपके पास? ये जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है, या आपके पास जो हेपेरिन है, वो रुधिर के थक्के को जमने नहीं देता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्यों भाई? आपके अगर चोट लगती है तब तो रुधिर का थक्का जमना चाहिए, तब तो प्रोथ्रोम्बिन या आपके पास फाइब्रिनोजन ये काम कर देता है। लेकिन मान लो आपके चोट ही नहीं लग रही, आपका रुधिर बह रहा है शरीर के अंदर, और उस समय जम जाए तो फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी, रुधिर बहेगा ही नहीं। तो उस समय जमने से कौन रोकता है? उस समय जमने से रोकने वाला जो आपके पास है वो है हेपेरिन, जो एक विषम पॉलीसैकेराइड है, जिसका दूसरा नाम है एंटी कोगुलेंट। इसका मतलब भी होता है जमने से रोकना, और एंटी प्रोथ्रोम्बिन का मतलब तो आप समझ ही गए। तो इस तरीके से ये प्लाज्मा की बात हुई। प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं अपन आगे। देखिए, एक और लास्ट बात बची है प्लाज्मा के बारे में, फिर ये प्लाज्मा आपका खत्म हो चुका है लगभग। नोट करके एक चीज आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर मान लो प्लाज्मा, जो भी आपका प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में से आप प्रोटीन हटा दो। कौन सा प्रोटीन? अगर आप, ये आपका प्लाज्मा है और प्लाज्मा में से आप क्या हटा दो? प्रोथ्रोम्बिन, यानी आपके पास ये जो मैंने अभी बताया था आपको, प्रोथ्रोम्बिन, या आपके पास प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन आप हटा दो, फाइब्रिनोजन। तो आप इसको थोड़ा सा ढंग से लिखिएगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन अगर हटा दे रुधिर में से, प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन हटा दे, तो आपके पास प्लाज्मा क्या कहलाएगा? उसके बाद जो प्लाज्मा आपके पास बचेगा वो प्लाज्मा क्या कहलाएगा? उस प्लाज्मा को अपन बोलते हैं, तो प्लाज्मा क्या कहलाता है? प्लाज्मा सीरम कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम्स में पूछा आ चुका है। तो प्लाज्मा क्या कहलाता है? ये आपका प्लाज्मा उसके बाद में सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सीरम कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई एग्जाम्स में। तो ये प्लाज्मा आपका सीरम कहलाता है। तो अगर अपन प्लाज्मा में से ये जो रुधिर का थक्का जमाने वाली प्रोटीन है, कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन, इसको हटा दें तो जो प्लाज्मा बचेगा उसको अपन बोलते हैं सीरम। ये वर्ड सुना होगा आपने, बहुत एग्जाम्स में से आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, यदि प्लाज्मा में से प्रोटीन हटा दे तो बचे हुआ प्लाज्मा क्या कहलाएगा? बचा हुआ प्लाज्मा सीरम कहलाएगा आपके पास। ये हमें ध्यान रखना है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपके पास प्लाज्मा के अंदर ये चीजें पाई जाती है। देखिए, अब लास्ट जो चीज बचती है वो बचती है कि सर हमने इतना सारा तो पढ़ लिया, आप कार्य तो बताओ ये प्लाज्मा करता क्या है। तो अब इस प्लाज्मा के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला कार्य तो मैंने बता ही दिया, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, जो क्या जमाती है? रुधिर का थक्का। तो पहला काम क्या है? पहला काम है रुधिर का क्या जमाना? रुधिर का थक्का जमाना, ठीक है ना। प्लाज्मा के अंदर होता है कार्य, तो रुधिर का थक्का जमाने, ये प्लाज्मा का कार्य होता है। आप बोलोगे सर ये कार्य तो प्लेटलेट्स का होता है। बिल्कुल, अभी मैं पूरा बताऊंगा सब। प्रोटीन भी सहायता करता है, प्लेटलेट भी सहायता करता है, सब ध्यान रखना। तो रुधिर का थक्का जमाने का कार्य किसका होता है? प्लाज्मा का। उसके बाद अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है उसका काम क्या होता है? प्रतिरक्षी तंत्र में, इम्यूनिटी सिस्टम में। तो ये हमारे किस में सहायक है? ये हमारे प्रतिरक्षी तंत्र में सहायक है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम में सहायक है। प्रतिरक्षी तंत्र में क्या है? ये सहायक है। ये भी हमें ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, ये जो आपके पास प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा जो है ये हमें रुधिर हानि से बचाव करता है, यानी ब्लड लॉस से। भाई अगर आपके ब्लड का थक्का जम जाता है, जब भी आपके खून, आपके कहीं भी चोट लग जाती है तो वहां पे ब्लड का थक्का जम जाता है ना, अगर वो नहीं जमेगा तो रुधिर की हानि हो जाएगी, रुधिर बाहर निकल जाएगा। तो रुधिर हानि से बचाव कौन करता है? ये प्लाज्मा करता है। तो रुधिर हानि से क्या करता है? ये बचाव करता है। ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, तीसरा, हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स का परिवहन भी करता है प्लाज्मा। हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो हार्मोन्स या अपशिष्ट जो होते हैं उनको परिवहन करता है। हार्मोन्स या अपशिष्ट का क्या करता है? ये परिवहन करता है, ले जाने का काम करता है। कौन करता है? प्लाज्मा करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो रुधिर होता है उसके रुधिर का पीएच नियंत्रण करता है। तो ब्लड होता है, उस ब्लड का क्या करता है दोस्तों? ये पीएच पे नियंत्रण करता है। पीएच बढ़ने नहीं देता ना कम होने देता। तो रुधिर का पीएच नियंत्रण भी कौन करता है? कौन करता है आपके पास? ये प्लाज्मा ही करता है। तो ये 5 कार्य हैं जो हमें ध्यान रखना है। एक तो रुधिर का थक्का जमने से रोकता है, प्रतिरक्षी तंत्र में सहायक है, रुधिर हानि से बचाव करता है, हार्मोन्स या अपशिष्ट का परिवहन करता है रुधिर के अंदर, और रुधिर का क्या करता है? पीएच नियंत्रण करता है, पीएच कंट्रोल करता है। ये आपके प्लाज्मा के कार्य हैं और ये प्लाज्मा के बारे में सारी बातें मैंने आपको बता दी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो
ये हमने प्लाज्मा पढ़ा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों। प्लाज्मा में हमने क्या पढ़ा? प्लाज्मा में दोस्तों हमने पढ़ा कि प्लाज्मा आपके पास रुधिर का सबसे पहला 55% वाला सबसे बड़ा भाग है, संगठन 55% होता है इसका। प्लाज्मा के अंतर्गत आपके पास 90 से 92% में तो क्या पाया जाता है? जल, और बाकी 8% या 10% के अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन, खनिज, लवण, ये सब। प्लाज्मा में पाई जाने वाली 3 प्रोटीन की हमने चर्चा करी, कौन कौन सी? एक तो प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन जो रुधिर का क्या जमाती है? थक्का। दूसरा मैंने आपको बताया ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन क्या करता है? एल्ब्यूमिन करता है खनिज लवणों का संग्रहण यानी संतुलन, ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं, परासरण नियंत्रण बोलते हैं। तीसरा हमने पढ़ा एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो प्रतिरक्षी तंत्र में क्या होती है? सहायक होती है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि प्लाज्मा के अगर अपन प्लाज्मा के अंदर एक विषम पॉलीसेकेराइड पाया जाता है जिसको एंटी प्रोथ्रोम्बिन या क्या बोलते हैं? एंटी कोगुलेंट या हेपेरिन, जो रक्त के थक्के को जमने से क्या करता है? रोकता है। उसके बाद अगर प्लाज्मा में से प्रोटीन हटा दे तो बची संरचना क्या कहलाती है? सीरम। और उसके बाद में हमने प्लाज्मा क्या पढ़े? कार्य। तो ये आपका प्लाज्मा समाप्त हो गया। कहीं से भी क्वेश्चन आओ प्लाज्मा के अंदर से, पूरा छान लिया अपन ने, ठीक है दोस्तों, पूरा छान के एकदम टकाटक कर लिया। इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप इतना पढ़ लो तो काफी है। चलिए, प्लाज्मा के बाद में अब आता है सेकंड पोर्शन जो आती है आपकी रुधिर कणिकाएं। तो अगला जो पोर्शन है वो क्या है आपके पास? ब्लड वेसल्स यानी रुधिर कणिकाएं अपन को पढ़नी है। ब्लड वेसल्स, रुधिर कणिकाएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है ये हमें ध्यान रखना है। तो रुधिर कणिकाएं आपके पास 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। कितने प्रकार की दोस्तों? 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी क्या है आपके पास? प्लेटलेट्स। तीनों अपन को विस्तार रूप से पढ़नी है, जो हमें पढ़ना है। सबसे पहली अपन आज स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो के अंदर जो है वो है आरबीसी की चर्चा अपन करेंगे। तो सबसे पहली जो है आपके पास वो कौन सी है? आरबीसी। तो आरबीसी की चर्चा अपन करते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। दोस्तों सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इन कणिकाओं में से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में से। तो एक एक करके अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सुनिएगा, सबसे पहली चीज आरबीसी जो है उसकी खोज किसने करी? तो पहला ही प्रश्न आता है आपके पास आरबीसी की खोज से रिलेटेड कि आप बताओ आरबीसी की खोज किसने करी? तो खोजकर्ता जो था वो खोज किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक ने। किसने करी थी दोस्तों? ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने आरबीसी की क्या करी थी? खोज करी थी। तो पहला है आपके पास ल्यूवेनहॉक जिसने क्या करी थी? खोज करी थी। उसके बाद में दूसरी चीज आती है, बताओ इनके उपनाम क्या है, यानी अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है दोस्तों? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का क्या है? नाम है इरिथ्रोसाइट, या फिर हिंदी में इसको एक और चीज बोलते हैं रक्ताणु। रक्ताणु या इरिथ्रोसाइट, ये आरबीसी का दूसरा नाम है। इरिथ्रोसाइट या फिर रक्ताणु आरबीसी का दूसरा नाम है। तीसरी चीज है, आपसे पूछा जाए कि बताओ आरबीसी की संख्या क्या होती है, कितनी होती है आरबीसी की संख्या? अब यहां पे बहुत ही अच्छी चीज आती है, सब ध्यान से सुनना, पूछा जाता है। तो देखिए मेल के अंदर, पुरुष के अंदर, मेल के अंदर आरबीसी जो होती है, पुरुषों के अंदर आरबीसी की संख्या जो आपके पास होती है वो होती है लगभग 50 से 55 लाख। कितनी होती है दोस्तों? 50 से 55 लाख होती है। ये किसके अंदर? पर मिलीमीटर क्यूब खून के अंदर। तो पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर क्या होती है, कितनी संख्या होती है? 50 से 55 लाख। और जो फीमेल होती है, मादाएं होती है, महिलाएं होती है, उनके अंदर होती है लगभग आपके पास 4.5 से 5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। तो पुरुषों में तो होती है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो
45 लाख से 50 लाख तो ज़्यादा ठीक रहेगा इस तरीके से। तो 45 लाख से 50 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, ये आपके पास किसके अंदर होती है? महिलाओं में, यानी महिलाओं में थोड़ी सी कम होती है। अगर पुरुषों में 50 लाख होगी तो महिला में कितनी होगी? 45। अगर पुरुष में 55 होगी तो महिला में कितनी होगी? 50। कम होती है थोड़ी सी। तो ये संख्या होती है आरबीसी की। पुरुषों में तो होती है 50 से 55 लाख और महिलाओं में कितनी होती है? 45 से 50 लाख। ये आरबीसी की संख्या होती है। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट आपसे पूछ ले कि आरबीसी जो होती है, आरबीसी की संख्या किससे मापते हैं? तो आरबीसी संख्या मापक यंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा है? तो आरबीसी संख्या मापक यंत्र जो है उसका नाम है हीमोसाइटोमीटर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है हीमोसाइटोमीटर। यह आरबीसी संख्या मापक यंत्र है हीमोसाइटोमीटर। उसके बाद में दूसरी चीज, आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है? तो आरबीसी के निर्माण की चर्चा अपन करते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है। देखिए दोस्तों, अब समझना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का जो निर्माण है वो आपके पास भ्रूण अवस्था में, यानी जब एम्ब्रियो होता है, भ्रूण अवस्था में तो होता है कहां पे? भ्रूण अवस्था में तो आपके पास होता है यकृत के अंदर, यानी लिवर के अंदर। लिवर, यकृत, जिसको आप बोलते हो जिगरा, जिगर बोलते हो ना, जिगर, जिगर तेरे अंदर जिगरा है कि नहीं है, ठीक है ना, वो यकृत, लिवर। या फिर किसके अंदर होता है? यकृत या फिर प्लीहा, प्लीहा, स्प्लीन जिसको अपन बोलते हैं, यकृत या फिर प्लीहा के अंदर स्प्लीन जिसको बोलते हैं, और प्लीहा को अपन शरीर का क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? शरीर का ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं? अपन बोलते हैं प्लीहा को। तो प्लीहा को क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो निर्माण कहां पे होता है? आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है यकृत के अंदर या प्लीहा के अंदर, और प्लीहा को अपन क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोलते हैं। यानी आपके पास शरीर का क्या बोलते हैं अपन? ब्लड बैंक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इमरजेंसी के समय हमारे को ब्लड सप्लाई कौन करता है? प्लीहा ही करती है। प्लीहा एक संरचना होती है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में वयस्क अवस्था के अंदर, वयस्क अवस्था में कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण? तो वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है कहाँ पे दोस्तों? आपके पास लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा, यानी रेड बोन मेरो, यानी रेड बोन मेरो में होता है, रेड बोन मेरो। इसके अंदर आपके पास ये होता है, ये हमारे हिप के इधर से संरचना पाई जाती है। तो वयस्क अवस्था में कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो में। ये अस्थि मज्जा दो प्रकार की होती है, एक तो लाल होती है और एक पीली होती है। आरबीसी का निर्माण किस में होता है? लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो में। तो आरबीसी की संख्या मापक यंत्र कौन सा है? हीमोसाइटोमीटर। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? भ्रूण अवस्था में तो यकृत या प्लीहा में, और वयस्क अवस्था में कहाँ होता है? रेड बोन मेरो में, लाल अस्थि मज्जा में। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, उससे पहले एक और चीज की चर्चा करते हैं। ये जो आरबीसी है, इसका जो निर्माण होता है, इस निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? तो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछे जाने की प्रबल संभावना। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? तो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, ध्यान से सुनना सभी, इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं इसको अपन? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस, या दूसरा नाम है इरिथ्रोपोइसिस के अलावा इसको एक और नाम दिया जाता है हीमोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस, तो दो नाम हैं आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया के, एक तो इरिथ्रोपोइसिस और हीमोपोइसिस। पूछा गया प्रश्न है आपके पास ये। तो
निर्माण तो होता है भ्रूण अवस्था में तो यकृत या प्लीहा में, वयस्क अवस्था में लाल अस्थि मज्जा में, और निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसका मेरे हिसाब से ले लिया होगा आपने। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जाए जो आरबीसी है उस आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, हर कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। आपने सुना होगा, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक। लेकिन आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक यानी न्यूक्लियस जो आपका होता है वो नहीं पाया जाता। तो न्यूक्लियस आपके पास किसमें नहीं पाया जाता है? वो आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सरप्राइज क्या है? आपके पास कुछ अपवाद हैं इस चीज के, और वो अपवाद ही हमें ध्यान रखने हैं। उन्हीं से आपके पास प्रश्न पूछे जाते हैं। अपवाद क्या है? अपवाद है आपके पास कि ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिनके अंदर आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो उनके नाम सुनिएगा आप सभी लोग ध्यान से। सबसे पहले ऊंट जो होता है, ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ऊंट की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। एक होता है लामा के अंदर भी आपके पास आरबीसी में अंदर केंद्रक पाया जाता है। एक जिराफ की आरबीसी में भी क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो ये आपके पास आरबीसी कोशिकाओं में केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन उसके कुछ अपवाद है। ऊंट, लामा और जिराफ, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट चीज की। अगर आपसे कोई पूछ ले भैया बताओ आकार क्या होता है आरबीसी का, तो देखिए आकार जो होता है आरबीसी का होता है डंबलाकार, डंबल शेप के, डंबलाकार आकार होता है। अब डंबलाकार क्या होता है? आपने डंबल देखा होगा आपके पास, आपने शिवजी का वो देखा होगा, डमरू देखा होगा उस टाइप का, या आप जिम के अंदर कभी गए हो तो डंबल उठाए होंगे, वो डंबल देखे होंगे, उस टाइप का होता है। तो कैसा, अगर मैं बात करूं, इसको चित्र बनाने की कोशिश करें तो अपन डंबलाकार किसको कहेंगे? अपन डंबलाकार कहेंगे ऐसे, इस तरीके का होता है। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए ये जो सतह है आरबीसी की, दोनों, इस तरफ की भी, इस तरफ की भी, ये अवतलाकार सतह है। कैसी सतह है दोस्तों? ये अवतलाकार सतह है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अवतलाकार सतह है। इधर भी अवतलाकार है और इधर भी अवतलाकार सतह है। अवतल लेंस पढ़ा होगा ना आपने, अवतलाकार सतह अपन पढ़ेंगे वैसे। अवतल दर्पण या अवतल लेंस अवतलाकार सतह है, इसको बोलते हैं कॉनकेव टाइप स्ट्रक्चर है। तो आरबीसी की जो शेप होता है डंबलाकार होता है, या आप इसको बोल सकते हो द्विअवतलाकार यानी डबल कॉनकेव होता है। इसको अपन डबल कॉनकेव भी बोलते हैं। डबल कॉनकेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो सरफेस है अवतल की, एक इधर और एक इधर। तो आरबीसी का शेप कैसा होता है? डंबलाकार होता है, और जिसके अंदर दो अवतल वाली सतह है, दो कॉनकेव सरफेसेस पाई जाती है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन अपवाद क्या है? ऊंट, लामा और जिराफ, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आकार क्या होता है? डंबलाकार, और इसके अंदर दो अवतल वाली सरफेस होती है, दो कॉनकेव सरफेस होती है। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चर्चा करते हैं दोस्तों, आरबीसी का जो रंग होता है, इसका रंग क्या होता है? तो आरबीसी का रंग होता है लाल। आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल। अब बोलेंगे क्यों भाई लाल क्यों होता है? तो मैंने बताया था, क्योंकि रुधिर का रंग लाल बताया था मैंने। क्यों? क्योंकि रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसी प्रकार
रुधिर के अंदर आरबीसी पाई जाती है, और बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? रुधिर की आरबीसी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो रंग लाल होता है इनका, क्यों? क्योंकि क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था हीमोग्लोबिन का खुद का कलर कैसा होता है, खुद का कलर बैंगनी होता है, लेकिन ये वर्णक कैसा देता है? लाल वर्णक देता है। चलिए, तो हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। चलिए दोस्तों, अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज, तो आपसे पूछ ले हीमोग्लोबिन, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन हीमोग्लोबिन रुधिर के अंदर भी कहां पाया जाता है? आरबीसी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट चीज की अपन बात करेंगे, एक क्वेश्चन आता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ये अपन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं दोस्तों, मतलब ये जितने मैंने पॉइंट लिखाए हैं आपको अभी तक, जितने भी पॉइंट लिखा है, ये एज इट इज क्वेश्चन है। आप देख लेना जाके, किसी भी एग्जाम में आरबीसी से संबंधित क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेगा आपको, मेरी 100% गारंटी है। अगर इससे बाहर क्वेश्चन चल जाए तो जितना मैंने पढ़ाया आरबीसी के अंदर और आगे पढ़ूंगा, पूरा क्वेश्चन उसी में से आएगा, ये ध्यान रखना। ये सारे क्वेश्चन ही है लाइन टू लाइन। तो आरबीसी का कब्रिस्तान बहुत एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? कब्रिस्तान का मतलब, जब आरबीसी क्या होती है, देखिए आरबीसी कोशिकाएं रेड ब्लड सेल्स बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, मतलब मरती रहती है, नहीं बनती रहती है। अब पुरानी जो मरी हुई आरबीसी होती है कोशिकाएं, उनका निपटान कौन करता है? उनको सल्टाने का काम कौन करता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं प्लीहा को। किसको बोलते हैं दोस्तों? प्लीहा को बोलते हैं। प्लीहा होती है स्प्लीन। स्प्लीन अभी भी बताया था मैंने, जहां पे भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है, वही आरबीसी का क्या कहलाता है? कब्रिस्तान होता है। और इसको मैंने ये भी बताया था, क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं अपन? आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं प्लीहा को, क्योंकि ये मृत आरबीसी का क्या करती है? निपटान करती है। ठीक है ना? कब्रिस्तान वही होता है जहां पे मरे हुए लोग चल जाते हैं, ये आपके पास आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। दूसरी चीज आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी आरबीसी, अपन अब चर्चा करते हैं आगे क्वेश्चन की। सबसे बड़ी आरबीसी, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो सबसे बड़ी आरबीसी आपके पास होती है एम्फ्यूमा। देखिए दोस्तों, एम्फ्यूमा नाम का एक ऑर्थोपोडा होता है। ऑर्थोपोडा मैंने बताया था, जंतुओं का एक संघ होता है ऑर्थोपोडा, आगे अपन पढ़ेंगे। वैसे ऑर्थोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत का। एम्फ्यूमा नाम के जंतु की सबसे बड़ी आरबीसी होती है आपके पास, ये हमें ध्यान रखना है। ये एम्फ्यूमा आपके पास, सॉरी ऑर्थोपोडा नहीं होता, ये आपके पास उभयचर होता है। एम्फ्यूमा जो होता है वो एक उभयचर होता है, ऑर्थोपोडा नहीं होता। तो ये आपका एक उभयचर होता है। उभयचर मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया जो जल में भी रहते हैं और जो स्थल में भी रहते हैं, यानी समुद्र में भी रहते हैं और जो स्थल में भी रहते हैं, वो उभयचर कहलाते हैं, एम्फीबा। लेकिन आपसे पूछ ले, सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीबा उभयचर की है, लेकिन स्तनधारियों में किसकी है? आपसे पूछ ले स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो सबसे बड़ी आरबीसी स्तनधारी में होती है हाथी के अंदर। तो हाथी जो होता है वो स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी होती है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है? एम्फ्यूमा की, जो उभयचर है। लेकिन स्तनधारियों में, जिसमें मनुष्य शामिल है, स्तनधारी वर्ग के अंदर, मैमल्स के अंदर किसकी होती है आपके पास? हाथी की। स्तनधारी को बोलते हैं अपन मैमल्स। तो मैमल्स के अंदर किसकी होती है आपके पास? किसकी होती है? हाथी की होती है। अब सबसे बड़ी है तो सबसे छोटी भी होगी, तो सबसे छोटी आरबीसी किसकी है? सबसे छोटी आरबीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, जो आपका कस्तूरी हिरण होता है, सुना होगा सभी ने, कस्तूरी हिरण। कस्तूरी हिरण जो होता है इंग्लिश में बोलते हैं मस्क डियर। कस्तूरी हिरण की आरबीसी सबसे छोटी होती है, चाहे स्तनधारी हो। एक कस्तूरी हिरण खुद स्तनधारी वर्ग में आता है। तो स्तनधारी पूछ ले, पूरे वर्ल्ड में पूछ ले, किसी की भी पूछ ले, छोटी आरबीसी सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है? कस्तूरी हिरण की होती है। तो दोस्तों एक बार वापस बताता हूं मैं, रंग कैसा होता है आरबीसी का? लाल। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। उसके बाद में आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को, स्प्लीन को कहा जाता है, जिसको अपन ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे बड़ी आरबीसी सुनिएगा, सबसे बड़ी आरबीसी होती है एम्फ्यूमा उभयचर की। स्तनधारियों में पूछ ले, जिसमें हम आते हैं मैमल्स, उसके अंदर होती है हाथी की।
और सबसे छोटी पूछ ले, चाहे पूरे वर्ल्ड की बात करें, स्तनधारी की बात करें, एक ही नाम आएगा, कस्तूरी हिरण, मस्क डियर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट चीज की चर्चा करते हैं अपन। अगली चीज देखिए, आरबीसी आपके पास जो है, आपसे पूछ ले कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब अपन जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में जब हम जाएंगे तो आरबीसी के साथ क्या होता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जाने पर आरबीसी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब अपन पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, यानी अपन ऊंचाई पे, हाइट पे जाएंगे, तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर आरबीसी क्या हो जाती है आपके पास, पहाड़ी क्षेत्रों में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, रीजन सुनिएगा। आपने सुना होगा पहाड़ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। पहाड़ पे क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे जाते जाएंगे पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, अब आरबीसी का काम ही क्या होता है, आगे बताऊंगा मैं आपको। आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो जैसे जैसे अपन ऊंचाई में जाते जाएंगे, आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता और बढ़ती जाएगी, तो आपके शरीर में आरबीसी भी क्या होती जाएगी, नई बनती जाएगी। तो पहाड़ी क्षेत्रों में आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लगभग कितने परसेंट, 5% लगभग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में आरबीसी की संख्या लगभग कितने परसेंट बढ़ जाती है, 5% आपके पास बढ़ जाती है। अच्छा, ये जो आपके पास नेक्स्ट चीज देखो, एक क्वेश्चन आता है सोते समय। जब अपन सोते हैं उस समय आरबीसी की संख्या बढ़ती है, घटती है। तो ध्यान रखना, सोते समय गहरी नींद के अंदर आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता सोते समय नहीं होती है ज्यादा। जब अपन सो रहे होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, उस समय हमें ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो सोते समय, जब आप सो रहे होते हो, सोते समय आपके आरबीसी की जो संख्या है वो आरबीसी क्या हो जाती है, घट जाती है। ये ध्यान रखना आप। क्यों, क्योंकि उस समय हमें ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है, इसीलिए, और आरबीसी बढ़ जाती है फिर। और सोते समय आरबीसी क्या हो जाती है, घट जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। अगर ये समझना हो तो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि है ना, अंगीठी जलाकर सोने से एक कमरे में बंद कर लेते हैं 2 युवकों की मौत। ऐसी खबरें कई बार सुनी होगी। आखिर अंगीठी जलाने पर मर क्यों जाते हैं। देखिए दोस्तों, पूरा कमरा पैक है, अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, वो हमारे शरीर में घुलती जाती है। अब उस समय हमारे को रात को ऑक्सीजन की तो हमें इतना पता नहीं रहता, ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं होती, तो कार्बन मोनोऑक्साइड घुल के हमें मार देती है। तो इस तरीके सोते समय आरबीसी की संख्या घट जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन लास्ट पूछ ले, बताओ कार्य क्या होता है। तो कार्य मैंने अभी अभी बताया आपको, क्या करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को ले जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आरबीसी का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। यह आपके पास क्या कहलाता है, आरबीसी का कार्य होता है। यह हमें ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज की अपन चर्चा करते हैं। 2 पॉइंट और है। अगर आपके पास आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाए, आरबीसी की संख्या में वृद्धि क्या कहलाती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आरबीसी की संख्या में वृद्धि क्या कहलाती है। तो आरबीसी की संख्या में वृद्धि कहलाती है पॉलीसाइथेनिया। पॉलीसाइथेनिया, या इसका ही दूसरा नाम है पॉलीसाइथेनिया या फिर पॉलीसाइफेनिया। ये आरबीसी की संख्या में वृद्धि क्या कहलाती है, पॉलीसाइफेनिया या पॉलीसाइथेनिया। ये आरबीसी की संख्या में वृद्धि का नाम है, ध्यान रखना। अगर आरबीसी की संख्या में कमी हो जाए, आरबीसी की संख्या में कमी हो जाए, आरबीसी की संख्या में कमी का मतलब क्या हो गया, शरीर में खून की कमी हो जाएगी, रक्त की कमी हो जाएगी। तो आरबीसी की संख्या में कमी क्या कहलाती है, आरबीसी की संख्या में कमी कहलाती है एनीमिया, जिसको अपन बोलते हैं अरक्तता। एनीमिया या अरक्तता। तो आरबीसी की संख्या में वृद्धि तो क्या कहलाती है, पॉलीसाइफेनिया या पॉलीसाइथेनिया। और आरबीसी की संख्या में कमी क्या कहलाती है, एनीमिया कहलाती है या अरक्तता कहलाती है। तो दोस्तों, ये हमने पूरी आरबीसी के बारे में चर्चा करी है। जितने संभव हो सकते हैं क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो दोस्तों, आज की कक्षा में हमने
प्लाज्मा के बारे में चर्चा करिए और आरबीसी के बारे में चर्चा करिए। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएगा, आप इसको इतना पढ़ लें, लेकिन इतना डीप अपन को पढ़ना पड़ेगा पटवारी रीट के लिए। चलिए दोस्तों, और कांस्टेबल में भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में अपन मिलते हैं ब्लड के दूसरे पोर्शन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।